नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाइन्स ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने हाल ही में एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है वाइन प्लस शो। जी हाँ दोस्तों, वाइन प्लस शो। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि हम रोज एक एपिसोड डालते हैं जो सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज शाम को आता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो दोस्तों, इसमें हम बताएंगे कि आपको क्या होता था और क्या हुआ था और क्या कुछ था, तो इन सभी पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे चैनल वाइन्स ऑफ नॉलेज के नाम से है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो सर, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये युद्ध ही क्यों हुआ था जिसे विश्व युद्ध कहना पड़ा, और किन किन देशों के बीच में ये युद्ध हुआ। ये युद्ध जो हुआ है, आपको भी पता है कि हमेशा दो के बीच में ये युद्ध होता है। फिर उसमें इतने सारे देश कैसे मिल गए कि जिसे विश्व युद्ध कहना पड़ा, पहला विश्व युद्ध कहना पड़ा। आखिर इसमें भारत का क्या महत्वपूर्ण योगदान था, इन सभी पे हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण योगदान तो इंडिया का था ही कहीं न कहीं, क्योंकि इंडिया के 8 लाख सैनिक इसमें भर्ती थे और उन्होंने ये युद्ध लड़ा था। तो दोस्तों, कहीं न कहीं कह सकते हैं एक बड़े पैमाने पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भारत का इस विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था और क्या इसके परिणाम रहे। आखिर क्या कुछ रहा था इसमें और क्या इसके परिणाम थे। और एक सबसे ज्यादा बहुत चर्चित रहने वाला, जर्मनी पर क्यों वर्साए की संधि सौंपी गई। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि वर्साई की संधि क्या है। हम इस सभी पे बात करेंगे। तो इनसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। कौन से वो दो देश हैं? तो ये वो दो देश हैं जिसमें युद्ध हुआ था, ऑस्ट्रिया और सर्बिया। क्या है और कहाँ पर है ये देश? तो इनकी अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये रहा ऑस्ट्रिया, एक तो ये रहा ऑस्ट्रिया, और इसके ठीक नीचे अगर आएंगे आप तो ये रहा सर्बिया। और इसमें जो ऑस्ट्रिया के साथ शामिल थे उन देशों में हंगरी एक देश था, एक जर्मनी देश था, एक यहाँ पर इटली था जो भी इस युद्ध में शामिल था। एक दूसरे के आमने सामने यहाँ पर थे, बहुत से देश थे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलकर इस विश्व युद्ध को बनाया। तो वो कैसे मिलाया और क्यों एक दूसरे के साथ मिले, उन सभी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला था। जो विश्व युद्ध था ये लगभग 52 माह तक चला था, 52 महीने तक, 52 मंथ तक चला था, और इसे विश्व युद्ध कहा गया। ये विश्व युद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों में समुद्री जहाजों या जैसे सेना के द्वारा और थल सेना के द्वारा और वायु सेना के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें साम दाम दंड भेद सभी लगाए गए थे। बहुत से लोगों को यहाँ पर हानि पहुंचाई गई थी, बहुत सा पर्यावरण यहाँ पर खराब हुआ था इन सभी की वजह से। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया का साथ दिया था, वहीं जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। अगस्त में जापान, ब्रिटेन आदि की ओर से और कुछ समय बाद उस्मानिया जर्मनी इस की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। 1917 में सबसे देखिए, 1917 में जो आज की सबसे बड़ी शक्ति कही जाती है अमेरिका, मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हुआ। ये मित्र राष्ट्र कौन से हैं? जो सर्बिया की तरफ से लड़े थे, सर्बिया की तरफ से जैसे ब्रिटेन लड़ा था, जापान लड़ा था, तो ये सब मित्र राष्ट्रों में आते थे जिसमें अमेरिका भी शामिल था। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं शुरू से कि आखिर क्या कहानी थी, किस कारण ये युद्ध हुआ था। तो उसकी अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति के कारण सभी देश एक दूसरे से ये चाहते थे कि उससे कच्चा माल ले पा रहे हैं और उसे बनाकर हम कहीं आगे बेचें, मशीनों से बनाकर उसे आगे बेच सकें, जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था सुधार सकें। इस चक्कर में उनकी एक दूसरे देश पर बड़ी निगाह बनी हुई थी। वो सोच रहा था कि मैं उसका राज्य हड़प लूं, मेरे को कच्चा माल ना लेना पड़े, वहां पर मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और इस तरह करते हुए एक दूसरे से उनका अपने पड़ोसियों से भी विश्वास उठ गया था। ऐसा सब कुछ चल रहा था, ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि किसी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल था। तो इसी दौर में ऑस्ट्रिया के सिंहासन पर उनके जो उत्तराधिकारी कहा जा सकते हैं और उनकी जो पत्नी थी उत्तराधिकारी की, दोनों का किसी कारणवश कहा जाता है मृत्यु हो गई। तो ये सब देखते हुए 28 जून को सेराजेवा में जो मृत्यु हुई थी उनकी वहां पर,
तो 1 माह के बाद में सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया गया। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात पे शक था कि ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है, तो ये सब देखते हुए वहां पर युद्ध घोषित कर दिया गया। युद्ध की स्थिति पैदा हो गई कि अब देखना था कि क्या होगा आगे और किस तरह से सर्बिया इसका सामना करेगा। तो ये सब देखते हुए वहां पे ऑस्ट्रिया ने हमला बोल दिया। ये जो ऑस्ट्रिया के साथ थे, जैसे जर्मनी था, हंगरी था, उस्मानिया था, ये सब एक केंद्र शक्तियां मानी जाती थी, जो उस टाइम की सबसे बड़ी शक्तियां थी। उसके बाद दूसरी तरफ अगर बात करें सर्बिया की तरफ, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान जो है मित्र देश शक्तियां या मित्र राष्ट्र शक्तियां कहा जाता था, जिनके साथ अमेरिका भी आकर मिल गया 1917 में। तो इन दोनों में एक दूसरे देश शामिल हो गए, एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े हो गए। वो कहता मैं इसके लिए यहाँ से युद्ध करूंगा। तो इसे एक तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने एक लोकतंत्र की लड़ाई कहकर इस युद्ध को एक दूसरे के साथ आपस में भिड़ गए। उन्होंने ये लोकतंत्र की लड़ाई बताई। इस महायुद्ध के दौरान बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, जिनके नाम यहाँ पर टेनबर्ग आप देख सकते हैं, सरीबियर, ये अलग अलग डेट यहाँ पर देकर ये सब यहाँ पे लड़ाइयाँ लिखी हुई है। ये मैं आपको PDF दे दूंगा। आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल वाइन्स ऑफ नॉलेज के नाम से है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और उसका नाम दे दूंगा। आप टेलीग्राम में जाकर वहाँ सर्च मारकर वाइन्स ऑफ नॉलेज निकाल सकते हैं और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा डाटा जो मरने वाला जख्मी लोगों का था वो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली और अन्य देश इनके साथ जहाँ पर थे, जो मित्र राष्ट्र कहे जाते थे, उसमें मरने वालों की संख्या 55,25,000 थी। वहीं घायलों की संख्या 1,28,31,500 थी। तो लापता की वहीं 41,21,000, जो कुल बनते हैं 2,24,24,75,000 थोड़ा सा गलती हो गया, 2,24,77,500। तो उधर ही बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी जो साथ में लड़े थे, तो उनमें मरने वालों की संख्या 43,86,000 थी। तो वहीं लापता की 83,88,000 थी, घायल की, और लापता की 36,29,000, जो लगभग 1,64,03,000 बनती है। तो इतनी बड़ी कह सकते हैं कि संख्या में यहाँ पर सैनिकों का विश्व भर में एक घटा हुआ था, जिसमें लगभग 8 लाख, मैं आपको बता दूं, 8 लाख सैनिक इंडिया की तरफ से थे, जिन्होंने अपना साम दाम दंड भेद लगाकर वह युद्ध लड़े थे। तो वो किसकी तरफ से लड़े और किसने कहां तक उसको सपोर्ट किया और क्या कुछ था, वो भी हम आपको आगे वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने क्या कुछ किया, कहां तक उनका योगदान था और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपनी भूमिका निभाई, और वो किसकी तरफ से लड़े और कैसे लड़े और किसकी सपोर्ट थी कि उन्होंने इस तरह जो जिस देश के साथ लड़ने का उन्होंने सोचा, उन सभी पे हम बात करते हैं। तो युद्ध जब आरंभ हुआ तो भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था, क्योंकि 1914 में भारत में अंग्रेजों का राज था। तो वहीं पर जो भारत की जनता थी वो ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन भी मानती थी, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए जो भी सहयोग था ब्रिटेन की भारत सरकार ने चाहा कि वो भारत के लोगों ने उसको दिया भी था। वो ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे इंडिया, तो उन्होंने भारत के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटेन को अपना साथ दिया। ये साथ जो दिया था इसका भी एक मेन कारण रहा था कि भारत को लग रहा था कि अगर वह इस बार यहाँ पर ब्रिटेन का साथ देती है, तो अगर ब्रिटेन का साथ देगी तो वो उसे आज़ाद कर देंगे और उन्हें आज़ाद कर देंगे, खुश होकर उनको जो इनाम दिया जाएगा ब्रिटेन की तरफ से वो आज़ादी दी जाएगी। और इसके चलते हुए भारत की जो एक बड़ी सेना जिसे कह सकते हैं बड़ जगह भाग ले रही थी, उसने ब्रिटेन का साथ दिया। यहाँ पर उन्होंने लगभग भारत के 8 लाख जवान जहाँ पर मैंने आपको बताए कि इसमें थे, तो उसमें जो मारे गए सैनिक थे वो 47,746 थे, लगभग 65,000 घायल भी हुए थे। इस युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन आ गई, क्योंकि दिवालिया हो गई। जो भी यहाँ पर थे बहुत से लोगों ने धन इकट्ठा करके दिया, किसी ने कुछ इकट्ठा किया, किसी ने यहाँ से अपने बेटे दे दिए कि वह फौज में भर्ती होंगे और देश के लिए लड़ेंगे। तो ये सब देखते हुए भारत पूरी तरह से दिवालिया हो गया था। महात्मा गांधी जी ने भी भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए एक अभियान चलाया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने भी ब्रिटेन को समर्थन दिया। तो ये सब देखकर ब्रिटेन सरकार थी वो चौंक गई कि इंडिया ने उनका साथ कैसे दिया है। परंतु जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वो ऐसा सोच रहे थे कि ब्रिटेन उसे खुश होकर आज़ादी देगा। तो इसमें एक तरह से सभी के अपने अपने तर्क थे। तर्क किस तरह से थे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कोई उदारवादी था तो कहीं उग्रवादी भी, उग्र कह सकते हैं एक तरह से। जो गर्म दल था उसे जिस तरह से वो गर्म दल थे उनका स्वभाव थोड़ा सा अलग था, किसी का शांत था तो किसी का थोड़ा सा गर्म कह सकते हैं। तो उनका सबका अपना अपना एक तर्क था। जैसे उदारवादियों ने कहा कि इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन
ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा तथा उसे पूर्ण समर्थन दें। वहीं जो दूसरे दल के थे उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का समर्थन किया क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात भारत को वह सुशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। जबकि क्रांतिकारी जो कि कह सकते हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका यह मानना था कि हम ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करें, यह एक अच्छा अवसर है कि हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, इन्हें उखाड़ फेंक सकते हैं। तो ये सब उनके अपने अपने तर्क थे एक तरह से, परंतु इंडिया ने फिर भी वहाँ पर ब्रिटेन का साथ दिया। जहाँ पर बात करें अगर गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के 2 सिपाही थे जिन्हें संयुक्त राज्य ने उच्चतम पदक विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था, उनसे सम्मानित किया। विक्टोरिया क्रॉस एक सम्मान था जिससे, और युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 9200 भारतीय सैनिकों को वीरता पदकों से, वीरता का जो पदक था उससे उन्हें नवाजा था। वहीं सरकार ने विश्व युद्ध में शहीद हुए 74,000 भारतीय सैनिकों की याद में दिल्ली में 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी, जो 1931 में बनकर तैयार हुआ। जो इंडिया गेट है वो उस समय जो शहीद हुए थे उनके लिए 1921 में शुरू किया गया और 1931 में वह बनकर तैयार हुआ, जिस पर 13,300 से ज्यादा सैनिकों के नाम थे। इस युद्ध में भारत से 1.72 लाख जानवर भी भेजे गए थे बाहर। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया जिसमें कुछ दूध वाले पशु थे या घोड़े, खच्चर, ऊंट, बैल, बहुत तरह के अलग अलग यहाँ पर जो पशु थे वो थे। और इस में इंडिया ने सबसे बड़ा यही सोचकर भाग लिया था कि ये एक लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। इसलिए इंडिया ने सोचा कि हमें इनका साथ देना चाहिए ताकि ये लोकतंत्र को बढ़ावा दे सके और हमें आज़ादी दे सके। जब भारत ये सब सोच रहा था तो उसे सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने साफ अपना पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने किसी तरह का यहाँ पर इंडिया का साथ नहीं दिया। और रोलेट एक्ट जैसे एक्ट, जलियांवाला बाग, नरसंहार, युद्ध के तुरंत बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो लेकर आए और भारतीय नेताओं को बड़ी निराशा हुई ये सब देखकर कि ये क्या हुआ, हम कहीं आज़ादी की आस लगाए बैठे थे, परंतु इन्होंने तो कुछ और ही कर दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस समय ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने जो उनके जो साथी देश थे उनका जो सहयोग किया था, उन सभी से अपना एक तरह से पल्ला झाड़ दिया और उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने ये सोचा कि हमारा काम निकल गया और हम जीत गए हैं और जर्मनी जहां हार गया है तो वो हमारा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी लेना देना अब इन देशों के साथ नहीं है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया और इंडिया में और सख्त कानून लाए और उन पर अत्याचार करे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर एक तरह से इंडिया में एक आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें हमारी आज़ादी के लिए खुद को लड़ना होगा। ये सब देखते हुए उन्होंने अपने खुद हथियार उठाए इंडिया ने और आज़ादी के लिए एक संघर्ष शुरू कर दिया था। और इस संघर्ष में उन्होंने अपनी एक तरह से विजय प्राप्त की और आज़ादी को भी प्राप्त हुए थे। जब जर्मनी, अगर हम वर्साई संधि की बात करें तो जब जर्मनी यहाँ पर अपना युद्ध हार गया था तो सबसे ज़्यादा इन्होंने उत्पाद मचाया था, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो एक पेरिस संधि हुई थी जो एक शांति समझौता था, उसमें सीधे तौर पर जिसे ब्रिटेन और अमेरिका ने एक तरह से हैंडल किया था और उन्होंने यहाँ पर जर्मनी को वर्साई की संधि के तहत उन्हें इन पे ये संधि थी, ये सौंप दी थी। इसमें कहा गया था कि अब यहाँ पर जर्मनी ना तो ज़्यादा सैनिक रख सकेगा, ना वह ज़्यादा यहाँ पर सैनिकों को जो सुरक्षा है वो सीमित दे सकता है और सैनिक है जो सीमित रख सकता है। और वहीं जो जिन जगहों पर इन्होंने कब्जा कर रखा है वो जगह इन्हें छोड़नी पड़ेगी और जिन राज्यों पर ये कब्जा करना चाहते हैं तो वो सब कुछ नहीं कर सकते और इन्हें एक सीमित बनाकर छोड़ दिया था इस वर्साई की संधि ने। तो इस तरह से जर्मनी को एक बड़ा धक्का लगा था और उन्होंने ये वर्साई की संधि थी जो इन पे सौंप दी, जो आगे जाकर दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना था। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वर्साई की संधि ही थी वो जो दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी थी और एक बड़े पैमाने पे नरसंहार हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, मिलते हैं एक वीडियो के साथ कल। थैंक यू दोस्तों।